जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रिय अभ्यर्थियों, मैं बाल सुब्रमण्यम आप सभी का संविधान की कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे भाग 2 में, जिसमें नागरिकता वर्णित है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इन नागरिकता के उपबंधों को बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन विदेशी होगा, कौन विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, उसकी क्या उपबंध होंगे, उसे क्या नियम होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। ठीक है। नागरिकता जो है वो लोकतंत्र जो राज्य है उस व्यवस्था का मूल सिद्धांत होता है ना, और उसे जो कानूनी जामा नागरिकता के द्वारा ही पहनाया जाता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका कहने का स्पष्ट कारण है कि कोई भी राज्य या लोकतंत्रात्मक गणराज्य व्यक्ति से मिलकर बना होता है और वह व्यक्ति जो है उस राज्य का नागरिक होता है। इसीलिए किसी भी नागरिक के बिना राज्य की अवधारणा ही बेईमानी से प्रतीत होती है। इसलिए यह कहा गया है कि यह किसी भी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को कानूनी रूप प्रदान करता है। ठीक है, यही बात हमने सबसे पहले बताई है। ठीक है, अब आगे जो है, नागरिकता किसी व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करता है जो कि किसी विदेशी को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते, है ना। अब नागरिक होने का दायित्व है आपका कि आप टैक्स पटाओ, है ना, देश के प्रति आप अपनी जो सद्भावना है वो प्रकट करो। मूल अधिकारों के रूप में राज्य आपको बहुत से अधिकार देता है। मूल कर्तव्य जो कि हमारे संविधान में वर्णित है उनका पालन करना नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, और भी कई विशेष अधिकार जैसे मत देने का अधिकार, संवैधानिक पदों पर आसीन होने का अधिकार, ये सभी नागरिक को ही प्राप्त होते हैं, किसी विदेशी को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो गया। अब अगली बात करें तो नागरिकता को किसी व्यक्ति तथा राज्य के बीच कानूनी संबंधों के रूप में देखा जाता है। यही बात हम यहां बता रहे हैं, कानूनी संबंधों के रूप में इसे देखा जाता है। अब इसमें होता यह है कि नागरिक जो है राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करता है और राज्य जो है व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कानूनी संबंध होता है नागरिक और राज्य के बीच में। अब बात करेंगे, भारत में दो तरह के लोग हैं, पहला नागरिक और दूसरा विदेशी। अब नागरिक के बारे में कहा जाए तो वह राज्य यानी भारत का पूर्ण सदस्य होता है और उसकी निष्ठा जो है भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति पूर्ण रूप से होती है। इसीलिए जो भारत का संविधान है उसे सिविल और राजनीतिक अधिकार देता है, यह देता है नागरिक को। ठीक है, लेकिन विदेशी जो है वह किसी अन्य राज्य का नागरिक होता है, इसीलिए उसे किसी भी प्रकार के नागरिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, लेकिन उसे कुछ मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। मानव होने के नाते हमारे संविधान में यह उपबंध किए गए हैं कि विदेशियों को भी कुछ अधिकार प्राप्त होंगे, जिसे हम मूल अधिकार वाले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, यही बातें हैं। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत में संविधान को अंगीकृत किया। ठीक है, और जिस दिन इसे अंगीकृत किया तो नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है 5 से लेकर 9 तक उसे तुरंत ही लागू कर दिए गए थे, क्योंकि उससे पहले जो है भारत में नागरिकता नाम की कोई भी संकल्पना नहीं थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जो था वह ब्रिटिश भारत के अधीन था और यहां पर ब्रिटिश राज व्यवस्था या राष्ट्रीयता के कानून लागू होते थे। इस प्रकार कहेंगे तो हम ब्रिटिश के अधीन थे। ठीक है, और जो लोग देशी रियासतों में रहते थे वह ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों का दर्जा उन्हें मिलता था। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को है ना, अनुच्छेद 5 से लेकर के 9 तक के जो उपबंध है उन्हें त्वरित लागू कर दिया गया। ठीक है, जैसा यहां बताया गया है, देशी रियासतों में रहने वाले ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त व्यक्ति और ब्रिटिश भारत में रहने वाले लोग ब्रिटिश राष्ट्रीयता को प्राप्त होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखें तो संविधान में नागरिकता से संबंधित जो उपबंध है, ये उपबंध है ना, उपबंध यानी अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, यह संविधान प्रारूपण समिति को भी सबसे अधिक परेशान करता है। क्यों?
क्योंकि यदि किसी देश में नागरिकता हमें प्रदान करनी है तो हमें देखना होगा कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। और संविधान निर्माताओं को भी यह भी ध्यान रखना था कि विदेश में रहने वाले वो लोग जो रोजी रोटी के लिए वहां गए हैं उन्हें भी भारत में रहने का अधिकार प्राप्त हो, भारत की नागरिकता उन्हें भी प्राप्त हो। इसीलिए इसी प्रारूप को बनाने के लिए, नागरिकता संबंधी जितने भी उपबंध है, इस प्रारूप को बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं को 2 वर्ष से भी ज्यादा का समय लग गया। लेकिन उन्होंने जो बनाया और भाग 2 में जो वर्णित नागरिकता है उससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो आने वाले समय, है ना, दूरदृष्टा बनकर के उन्होंने ये सारे नियमों और उपबंधों का वर्णन जो है संविधान में किया है। ठीक है, भारत में केवल इस संबंध में विधि निर्धारित की गई थी। ठीक है, उस समय जो हमारा संविधान है उसमें केवल इस बारे में बताया गया था कि संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा। वही बात यहां पर लिखी गई है, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अब इस उपबंध में जो संविधान लागू होने के समय थी उसमें यह बताया गया था केवल कि नागरिकता के अर्जन और निरसन, अर्जन अर्थात कौन नागरिकता को प्राप्त करेगा, निरसन अर्थात कौन नागरिकता को प्राप्त नहीं करेगा, है ना, के तरीकों के बारे में कोई भी उपबंध जो था उस समय नहीं था। इसीलिए संसद द्वारा 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि नागरिकता के अर्जन और निरसन के लिए किस प्रकार की विधि होगी और जो लोग हैं भारत के नागरिक किस प्रकार से बन सकेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं संवैधानिक उपबंधों के बारे में, अर्थात अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में क्या बातें बताई गई हैं उसका एक ग्लिम्स हम देखेंगे। उसके बाद फिर उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह बात हमने पहले भी देखी। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जैसे कि अमेरिका में एकल मतलब कि द्वि नागरिकता का प्रावधान है, जहां पर राज्य और केंद्र दोनों के लिए अलग अलग नागरिकता बनाई जाती है। लेकिन भारत में आप किसी भी राज्य में जन्म लें, आप भारत के नागरिक हैं, इसीलिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या होगी, मतलब जब संविधान लागू होगा उस समय रहने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 2 में यह बताया गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्ति हैं, उनकी नागरिकता के लिए उनके अधिकार क्या होंगे। उसी प्रकार अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले जो नागरिक हैं उनके अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 8 में यह बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारत मूल के जो लोग हैं उनको नागरिकता के संबंधित क्या अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता जो ले चुके हैं व्यक्ति, है ना, वह अब भारत के नागरिक नहीं होंगे। वही बात इस अनुच्छेद 9 में बताई गई है। अनुच्छेद 10 में यह बताया गया है कि इन सभी अनुच्छेदों के बाद नागरिकों के अधिकारों का बना होना, जो भी भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकार कैसे बने रहेंगे। और अनुच्छेद 11 में यह शक्ति दी गई है किसको, संसद को, कि नागरिकता के संबंधित जितने भी विधि हैं उनका निर्माण संसद करेगा। यह सभी जानकारियां हमारे संवैधानिक उपबंध में दी गई है। अब क्रम यह आता है कि इसे याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो क्रम हम ऐसा देखेंगे, सबसे पहले संविधान लागू हुआ तो जो व्यक्ति भारत में होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित किससे, भारत में रहने वाले। फिर भारत से जुड़ा हुआ देश जो कि कट करके अलग हुआ था वह है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी ऐसे कोई लोग होंगे जो भारत आना चाहते हो। तो अनुच्छेद 6 यानी कि दूसरे उपबंध में यह उपबंध किया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए क्या अधिकार होंगे, नागरिक के तौर पर। ठीक है, तो यह हो गया दूसरा। अब तीसरा, भारत के वे लोग जो भारत में रहते थे लेकिन पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पुनः वह भारत आना चाहते हैं, ऐसे नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया तीसरे उपबंध में, जो कि है अनुच्छेद 7। तो यह हो गया 3। अब 3 बातें हो गई, भारत के नागरिक, पाकिस्तान से आने वाले नागरिक, भारत से पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले नागरिक, के 3 प्रकार के नागरिक हो गए। अब चौथे में यह बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान क्षेत्र से बाहर अर्थात विदेश में रहने वाले
जो नागरिक है उनके बारे में क्या उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा अर्थात अनुच्छेद 8। ये हो गया सीक्वेंस, नागरिक पाकिस्तान से आने वाले, भारत जाकर यानी भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले, चौथे जो विदेशों में रहते हैं लेकिन उन्होंने वहां की राष्ट्रीयता स्वीकार नहीं की है। अब जो अनुच्छेद 9 यानी कि पांचवा है उसमें यह बताया गया है कि जो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो यह बताया गया है अनुच्छेद 9 में। 10 में अब चूंकि अधिकारों की बात हो चुकी है तो यह बताया गया है कि नागरिक के अधिकार कैसे बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे अर्थात हो सकता है केंद्र सरकार किसी की नागरिकता छीन ले तो कैसे छीन सकती है, कैसे समाप्त हो सकता है, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 10 में। तो ये छठवां हो गया अनुच्छेद 10। और नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे उनका निर्बाध रूप से वह कौन बनाएगा, संसद बनाएगी भारत की। तो ये अनुच्छेद हो गया 11। तो इस प्रकार आप सीक्वेंसिंग में याद रख सकते हैं। ठीक है, नागरिक, पाकिस्तान से आने वाले नागरिक, भारत से पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले नागरिक, विदेशी नागरिक, वे नागरिक जो विदेशी राष्ट्रीयता ले लिए हैं उनके अधिकार, फिर नागरिकों के अधिकार कैसे बने रहेंगे, और संसद जो है निर्बाध रूप से नागरिकता से संबंधित सारे नियम कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे अनुच्छेद और उस पे उपबंध में बताए गए चीजों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 से 9 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई है जो संविधान प्रारंभ होने के समय यहां पर था। तो इस श्रेणी में कितने मतलब इसमें कितने श्रेणियां हैं कि भारत में जब संविधान लागू हुआ था तो कैसे कैसे व्यक्ति यहां पर थे जिन्हें नागरिकता प्रदान की गई, इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो। ठीक है, जन्म के आधार पर हो गया वह व्यक्ति जो अगर भारत में अगर उसका जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अब दूसरा, भारत में नहीं जन्मा अर्थात वो भारत में तो नहीं जन्मा लेकिन उसके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो, तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा, जो भारत में नहीं जन्मा लेकिन 5 वर्षों से अधिक समय तक वह भारत में निवास कर रहा है। हो सकता है आजादी के पूर्व किसी काम से कोई व्यक्ति भारत आया हो, ठीक है, और वो भारत में तो नहीं जन्मा लेकिन 5 वर्षों से भी अधिक समय पर वह भारत में रहकर के कार्य कर रहा हो, रोजगार कर रहा हो या कुछ भी काम कर रहा हो। ठीक है, तो उसे भारत का निवासी माना जाएगा, उस समय ऐसा तय हुआ। ठीक है, ये हो गया 3 चीजें, है ना। अब चौथी, भारत का निवासी तो हो लेकिन एक डेट है 1 मार्च 1947, है ना। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था लेकिन बाद में पुनर्वास अनुज्ञा अर्थात परमिट लेकर के वापस भारत लौट आया। ये हमने अभी देखा है हमारे अनुच्छेद किसमें 7 में कि वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया हो पुनः भारत आ गया हो। ठीक है, तो यही वही बात है। इसमें पुनर्वास अनुज्ञा का मतलब हुआ परमिट लेकर के वापस भारत में लौट आया हो भारत में बसने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। अब अगला, पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत में आ गया था। ठीक है, किंतु 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था, यानी कि वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया था, उस तारीख के बाद भी आया होगा तो चलेगा, लेकिन वह 6 महीने से अधिक समय में भारत में निवास कर रहा हो और साथ ही साथ उस समय जो नागरिक रजिस्टर पंजीकरण चल रहा था उसमें उसने अपना नाम लिखवा लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति उस समय भारत का नागरिक बनने का अधिकार रखता था। और छठा है, भारत के बाहर रहने वाले लोग जिनके माता पिता में से कोई या पितामह या पितामही अर्थात दादा दादी में से कोई या मातामह या मातामही अर्थात नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्मा हो। एक प्रकार का हम देखेंगे तो ये वंश के आधार पर कह रहा है, यदि आपके पूर्वजों में से कोई भी भारत में जन्मा हो तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो ये सभी वह अधिकार हैं जिसके तहत भारत जो है आजादी के बाद अर्थात संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्रदान कर रहा था अपने भारतीय लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब
आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 6, जिसमें चूंकि 5 के बारे में यह है कि भारत में जन्मा हो, तो इसमें और किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सीधे अनुच्छेद 6 में पहुंचते हैं, जहां पर यह बताया गया है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति, अर्थात पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्ति, ठीक है। अब इसमें भी जो प्रवासी थे उनको 2 प्रकार के वर्गों में बांटा गया। पहला, ये डेट फिर से आती है 19 जुलाई 1948, है ना, जब परमिट सिस्टम एक चालू हुआ था, जिसे हमने कहा था अनुज्ञा, है ना। परमिट सिस्टम शुरू किया गया था 19 जुलाई 1948 को, है ना, और इससे पहले भारत में वह व्यक्ति आ गया हो, उस तारीख पे आ गया हो या उसके बाद आ गया हो। कौन सी तारीख? 19 जुलाई 1948, ठीक है। अब इसमें भी एक क्लॉज है, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आ गया था, उसे संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा, किंतु बशर्ते उसके माता पिता में से कोई अथवा दादा दादी में से कोई या नाना नानी में से कोई भी व्यक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 में यथा परिभाषित भारत में जन्मा हो, ठीक है, और जो अपने प्रवास की तारीख से आमतौर पर भारत में रह रहा हो, मतलब जो 19 जुलाई 1948 के पहले से, जो है ना, उससे पहले से वह भारत में निवास कर रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? वह व्यक्ति, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी या उसके नाना नानी 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में यथा परिभाषित भारत में जन्मा, मतलब उस समय के भारत में जन्मा हो, वहां उनका पंजीकरण हुआ हो, तब वो भारत में नागरिक बनने का अधिकार प्राप्त करेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति? जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या बताती है कि 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले के लिए यह शर्त रखी गई थी, है ना, कि वह भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन अर्थात नागरिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो नियुक्त अधिकारी है, उसके पास भारत के नागरिक के रूप में वह पंजीकृत हो गया हो। लेकिन इस दूसरी स्थिति में भी, है ना, इस स्थिति में भी किसी व्यक्ति को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने आवेदन देने की तिथि से 6 माह कम से कम भारत में ना रहा हो। अर्थात वह पंजीकृत किया जा सकता है 19 जुलाई 1948 के बाद या पहले यदि वह भारत आया है तो उसे नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया जाएगा अधिकारी के द्वारा, किंतु इसकी एक शर्त है कि वह 6 महीने से कम 6 महीने तक भारत में रह रहा हो। यदि वह 6 महीने से कम भारत में रहा हो तो वह नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार उसे नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के 2 जो है क्लॉज हैं, है ना, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 7 में क्या बताया है? पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्ति, अर्थात भारत से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले। इसमें कई लोग हो सकते हैं जिन्हें लगा हो कि पाकिस्तान में रहना अब ठीक नहीं है, वहां का माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को वैसे ही मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया था, तो जो अन्य धर्म के लोग थे उन्हें लगा हो कि अब पाकिस्तान में रहना उनके या उनके परिवार के लिए सुरक्षित ना हो, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो पुनः भारत वापस आना चाहते थे, तो उनके संबंध में यह उपबंध किया गया है ना। इसमें बताया गया है कि इसमें भी एक डेट जो हमने पहले पढ़ी, 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को जो प्रवास कर गए थे, अर्थात पाकिस्तान चले गए थे, किंतु वो बाद में भारत लौट आए, उनके लिए यह उपबंध किया गया है ना। लेकिन यह बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया था कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से वापस आने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए। क्या अपवाद दिए गए? जो भारत में परमिट लेकर भारत वापस आए, है ना, वो पुनर्वास अनुज्ञा, उसे ही कहा गया परमिट, है ना, वो परमिट लेकर के वापस आ गए। ऐसे जो नागरिक हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक बनने का अधिकार रखते हैं वो, है ना, यही बात इसमें बताई गई है ना। जो पुनर्वास के लिए पुनर्वास अनुज्ञा अर्थात परमिट लेकर भारत लौट आए हों, ऐसे व्यक्तियों को, है ना, नागरिक होने का अधिकार
प्राप्त है। ठीक है, यदि वे पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति जो है अनुच्छेद 6 के अधीन निर्धारित शर्तों का पूरा करते हैं, है ना, अनुच्छेद 6 जिसे हमें अभी पढ़ा, उनकी शर्तों को भी पूरा करते हैं और साथ ही साथ उनके पास पुनर्वास अनुज्ञा भी होनी चाहिए, तो वो भारत के नागरिक बनने के अधिकारी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भारत में ही निवास करें। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक है क्लॉज छोटा सा कि वह व्यक्ति कम समय के लिए भारत में ना आया हो या किसी कारोबार करने के लिए यहां अस्थायी रूप से ना आया हो, कम से कम यह 6 महीने तक भारत में निवास किया हो, लेकिन वह किसी काम से भारत ना आया हो, सीमित समय के लिए भारत ना आया हो, किसी कारोबार से संबंधित काम करने के लिए भारत ना हो या अस्थायी रूप से भारत ना आया हो। यह एक है नियम, तभी वह भारत का नागरिक बनने का अधिकार रखता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। अब होता क्या है कि भारतीय मूल के कई व्यक्ति उस समय रोजगार के लिए विदेशों में रह रहे थे और वहीं पर, है ना, और हमारे ये संविधान है, टाइपिंग एरर है, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों की रक्षा के लिए दूरदर्शिता से काम लिया और भारतीय संविधान में उपबंध कर दिए। ठीक है, भारत के बाहर भी रहने वाले कई व्यक्ति होंगे जो चाहते थे कि वह भारत के नागरिक बने रहें, लेकिन वह काम के लिए, रोजगार के लिए विदेशों में रह रहे थे। तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने देखा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हमें अपने संविधान में उपबंध करना चाहिए और उन्होंने ऐसा उपबंध किया। अब इस प्रावधान में क्या, इस उपबंध में क्या किया गया है कि जो व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक या दोनों या फिर उसके दादा दादी जिन्हें पितामह ही कहा गया, नाना नानी जिन्हें मातामह और मातामही कहा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित यथा परिभाषित भारत में जन्मा हो, है ना, यानी 1935 के तहत उसका पंजीकरण उस समय या फिर उस समय वह भारत में जन्मा हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो विदेश में भी रह रहे हैं तो भारत के नागरिक होने के हकदार होंगे। उसके बाद, ठीक है, अब जो भारत के बाहर किसी देश में समय निवास कर रहा है, ठीक है, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। यहां पर सीधे बता दिया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन उसके लिए भी उस नागरिक को जिस देश में वह रह रहा हो, है ना, वहां पर भारतीय काउंसिल, है ना, भारतीय काउंसिल में जो भी अधिकारी हो उसके पास उसे आवेदन देना होगा कि मैं भारतीय नागरिक हूं और भारतीय नागरिक के रूप में उसका पंजीयन उसे उस अधिकारी के पास कराना होगा। यही बात इसमें लिखी हुई है कि उस देश, यानी कि जिस देश में वह रह रहा हो विदेश में, भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि को संविधान प्रारंभ होने के पहले या उसके बाद आवेदन कर दे, है ना, और प्रतिनिधि द्वारा उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो। यानी विदेश में रहने वाले वे लोग जो चाहते हो भारत के नागरिक बने रहें, तो उन्हें वहां के जो काउंसिल है वहां पर जाकर, विदेश मंत्रालय द्वारा जो काउंसिल होती है वहां जाकर भारतीय अधिकारी के पास अपना नाम पंजीकृत कराना होगा कि वह भारत का नागरिक है। ठीक है, तो इस प्रकार, है ना, तो इस प्रकार अनुच्छेद 8 में जो वर्णित है भारत के बाहर रहने वाले लोगों, उनके लिए भी उपबंध कर दिए गए। तब देखते हैं अनुच्छेद 9 जिसमें बताया गया है कि अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना, अर्थात कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है। यदि वो ऐसा करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक फिर नहीं होता। ठीक है, अब यह उपबंध संविधान के प्रारंभ होने से पूर्व उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू थे, किंतु संविधान लागू होने के पश्चात इस प्रकार के जो प्रकरण हैं उसे नागरिकता अधिनियम 1955 के उपबंध के तहत कार्यवाही की जाती है। यानी कि संविधान लागू होने के पहले जितने भी नागरिक जो भारत की नागरिकता छोड़ चुके थे उन पर यह उपबंध लागू होता है, किंतु संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय जो नागरिक अधिनियम 1955 बनाया गया है, उसके बाद संविधान लागू होने के बाद इसके तहत इस
उपबंध में कार्यवाही की जाती है इस अनुच्छेद 9 के तहत, है ना। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 10 में, जिसमें बताया गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, अब इस उपबंध में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 5 से लेके 10 में किए गए उपबंधों में से, है ना, ये उपबंध है, टाइपिंग एरर है, सॉरी, उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 5 से 9 होगा क्योंकि 10 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 9 तक में जितने भी उपबंध किए गए हैं उसके अधीन उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए जो संसद, मतलब कि संसद जो भी विधि बनाएगी, भारतीय नागरिक हो गए 5 से 9 के अंतर्गत शर्तों को पूरा करने वाले। अब ऐसी विधि या उपबंध जो कि संसद द्वारा बनाया जाएगा वह यह बताएगा कि भारत का नागरिक वह बना रहेगा कि नहीं, यानी संसद यह तय करेगी कि कौन भारत का नागरिक होगा या नहीं। इसका यही अर्थ है कि किसी नागरिक की नागरिकता जो है उसका अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। यदि कोई भारत का नागरिक है तो केवल संसदीय विधान के द्वारा ही उसकी नागरिकता उससे छीनी जा सकती है, अन्य किसी माध्यम से उसकी नागरिकता को उससे वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसा अनुच्छेद 10 में उपबंध किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 11 में, जिसमें हमने देखा कि नागरिकता के अधिकारों को विधि द्वारा विनियमित करने और नागरिकता संशोधन, है ना, नागरिकता अधिनियम 1955 को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो यही बात हम देखेंगे इसमें। ठीक है, यह उपबंध संसद को भारत की नागरिकता के अर्जन और निरसन, अर्थात भारत की नागरिक होगा या नहीं होगा के संबंध में बताता है, और संसद को यह शक्ति देता है निर्बाध रूप से कि इस, यानी कि नागरिकता के संबंधित जितने भी विषय हैं उसमें विधान बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। यही बात इसमें लिखी है। ठीक है, संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित करके नागरिकता के जो अर्जन और निरसन की व्यवस्था की गई है उसमें समय अनुसार जो है संशोधन किए जाते रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर के आज तक 8 संशोधन कर दिए गए हैं, और ये अर्जन है ना, अर्जन। ठीक है, नागरिकता के अर्जन और निरसन से संबंधित व्यवस्था जो 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था उसमें सब कर दिया गया है, और साथ ही साथ उसमें समय अनुसार जो है संशोधन होता रहता है। तो अब हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 की इसमें क्या लिखा गया है। तो सबसे पहला बात आता है नागरिकता का अर्जन, कि किस प्रकार नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं भारत में। ठीक है, इसके 5 आधार दिए गए हैं कि भारत में आप नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जन्म से, जो कि अनुच्छेद 5 में वर्णित है, जन्म से। अब इसमें एक डेट दी गई है 26 जनवरी 1950, यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस, जब भारत ने संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को लागू तो हो गया था, लेकिन उसमें से केवल अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक नागरिकता के उपबंध लागू किए गए थे और कुछ कुछ उपबंध लागू किए गए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसे गणतंत्र दिवस के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो यह दिवस है 26 जनवरी 1950 को, या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले जितने भी व्यक्ति जन्मे हैं भारत में, उन्हें भारत का नागरिक होने का अधिकार है। ठीक है, ये जन्मे हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जितने भी व्यक्ति जन्म लिए हैं वो सब भारत के नागरिक होंगे। दूसरा, 1 जुलाई 1986 को या उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जितने भी बच्चे जन्मे हैं, है ना, वह सभी भारत के नागरिक होंगे। लेकिन उनमें से उनके माता पिता या दोनों में से किसी एक को भारतीय नागरिक होना होगा। बोलने का तात्पर्य यह है कि माता पिता दोनों भारतीय हो, माता भारतीय हो पिता विदेशी, या पिता भारतीय हो माता विदेशी हो,
ऐसा हो सकता है, लेकिन यह तब होगा जब 1 जुलाई 1986 से लेकर के जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 लागू हुआ उसके बीच में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनके नागरिकता के संबंधित है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा क्लॉज है कि उनके जो अभिभावक होंगे वह उनमें ये दोनों, तो अगर दोनों अभिभावक अप्रवासी होंगे तो भारत का नागरिक बन ही नहीं सकता, लेकिन दोनों में से कोई एक अगर विदेशी है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं होना है, वो अवैध रूप से भारत में ना आया हो, कोई भी अवैध प्रवासी ना हो, तभी जो जन्मे बच्चे हैं 1 जुलाई से 1986 से लेकर के संशोधन अधिनियम नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बीच में जितने भी बच्चे जन्मे हैं वह भारत के नागरिक होने के अधिकारी होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वह है वंशानुगत, जिसमें हमने देखा था दादा दादी नाना नानी, है ना, तो वो सारे लोग तो इसमें भी डेट बताया गया 26 जनवरी 1950 से, लेकिन अब आता है 10 दिसंबर 1992 के बीच, है ना, समय सीमा को बढ़ाया गया। गणतंत्र दिवस से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच बाहर जन्मे व्यक्ति, है ना, अगर वो बाहर जन्मा है तो उसके पिता जो है भारतीय नागरिक हो। सबसे पहले यह क्लॉज किया गया था केवल पिता के लिए। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच यदि कोई बच्चा बाहर जन्मा है, कोई व्यक्ति बाहर जन्मा है तो उसके पिता को भारतीय होना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन बाद में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और 10 दिसंबर 1996 को या उसके बाद देश के बाहर जितने भी जन्मे बच्चे हैं उस समय भारत के नागरिक होने के पात्र होंगे यदि उसकी माता या पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। बच्चा यदि बाहर जन्मा है तो माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये हो गए वंशानुगत, यानी कि वंशानुगत उपबंध, कैसे कौन किस प्रकार भारत का नागरिक बन सकता है। अब तीसरा है पंजीकरण द्वारा। ठीक है, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति नागरिकता, है ना, नागरिकता के लिए जो आवेदन देगा तो उसके पूर्व से भारत में 7 वर्षों तक निवास करना जरूरी है। इस उपबंध के आधार पर यदि आप पंजीकरण के द्वारा करवा रहे हैं, भारत में नागरिकता आप चाहते हैं तो आपको 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, तब कहीं जाकर के आपको पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, अब दूसरा, भारतीय नागरिक, है ना, से विवाह करने वाला व्यक्ति, उसे भी 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। यदि कोई व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि भारतीय स्त्री या पुरुष से विवाह करता है तो उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, तभी पंजीकरण द्वारा उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, और इसी तरह भारतीय जो नागरिक है उनके नाबालिग बच्चे, उन्हें भी पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो ये पंजीकरण द्वारा, है ना, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं चौथा, देशीयकरण द्वारा। ठीक है, अब भारत में किसी निश्चित अवधि तक निवास करना, जैसा कि अभी हमने देखा 7 वर्ष तक अगर वह रहता है तभी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। या वह व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारत को देशीकरण द्वारा नागरिकता ना मिलती हो, यानी कि कहीं बाहर रहता हो, ऐसे जगह जहां पर भारत की जो देशीकरण नीति को वह मान्य ना करता हो, तब वह भारत का नागरिक बनने का अधिकारी है, क्योंकि वह उस समय वहां का नागरिक बन नहीं सकता। ठीक है, फिर अन्य देश की नागरिकता को अगर त्याग देता है तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो कौन होगा? भारतीय मूल का व्यक्ति होगा। यदि वो किसी अन्य देश में रहता है, वहां की नागरिकता उसने स्वीकार कर ली हो, लेकिन भारत का नागरिक बनने के लिए वह वहां की नागरिकता को त्याग देता है, तो वह भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो 8वीं अनुसूची में वर्णित जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, जानकार हो, विद्वान हो, तो वह देशीकरण के अंतर्गत भारत का नागरिक बनने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जो चरित्र में अच्छा हो, वह भारत का नागरिक बनने का अधिकारी है। साथ ही साथ ऐसा एक विशेष उपबंध भी किया गया है, जैसा कोई व्यक्ति यदि
दर्शन में, साहित्य में, कला में, विज्ञान में, मानव विकास के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया हो या विश्व शांति के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया हो, तो ऐसे व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सभी उपबंध नहीं है। उन्हें सीधे ही भारत सरकार द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, किंतु उन्हें यह शपथ लेना होगा कि उनकी जो निष्ठा है भारत के प्रति और भारत के संविधान के प्रति अगाध होगी। उन्हें यह शपथ लेना होगा कि उनकी निष्ठा जो है भारत के संविधान के प्रति होगी, तभी ऐसे व्यक्तियों को जो कि विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, मानव विकास और विश्व शांति के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हों, उन्हें भारत की नागरिकता सीधे ही प्रदान कर दी जाएगी। यह हो गया देशीकरण के अंतर्गत भारतीय नागरिकता को प्रदान करना। ठीक है, अब आते हैं पांचवें और आखिरी, जिसमें क्षेत्र सम्मिलित होने पर, अर्थात यदि कोई क्षेत्र, कोई राज्य, कोई देश भारत में सम्मिलित हो जाता है तो उसके नागरिक जो हैं स्वतः भारत के नागरिक बन जाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है सिक्किम, जो कि एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1976 में वह 75-76 के दौर में वह भारत में शामिल हुआ और उसके जितने भी नागरिक हैं वो भारत के नागरिक बन गए स्वतः। ठीक है, अब दूसरा आता है नागरिक, अभी हमने पढ़ा नागरिकता के अर्जन के बारे में, अब हम देखेंगे कि नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार की होगी। ठीक है, नागरिकता समाप्ति के 3 आधार बताए गए हैं। पहला, नागरिकता का परित्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, किंतु इसमें एक और क्लॉज है कि यदि केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त हो, कोई आपातकाल की स्थिति हो, देश युद्धरत हो, तो उस समय वह ऐसे जो आवेदन है उन्हें रोक सकता है। ठीक है, और व्यक्ति के प्रत्येक जो नाबालिग बच्चे हैं, ठीक है, रोक सकता है। ठीक है, अब यदि ऐसा ना हो, वह व्यक्ति अपने नागरिकता का परित्याग कर देता है, तो उस समय उसके जो नाबालिग बच्चे हैं वह भी स्वतः ही भारत की नागरिकता से अपना हक खो देते हैं, क्योंकि वह नाबालिग हैं, अभी बालिग नहीं हुए हैं, वह अपने माता पिता पर आश्रित हैं और उनके जो परिजन हैं उन्होंने ही भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है, तो स्वतः ही जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी नागरिकता भी भारत की समाप्त हो जाएगी और वो जहाँ की नागरिकता उनके परिजन लेंगे वहाँ की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वो नाबालिग बच्चे बालिग हो जाते हैं, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता पुनः प्राप्त हो जाएगी और इसका आधार होगा, अगर यदि वह भारत में जन्मा हो तो जन्म का आधार हो जाएगा, और यदि वह चूंकि उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी यहाँ पर जन्म लिए हों तो वंश के अनुसार पर उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भारत की नागरिकता समाप्त त्याग कर देता है तो उसकी भी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा, बर्खास्तगी, है ना, या है ना, यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत सरकार युद्धरत हो, केंद्र सरकार उस समय इस प्रकार के चीजों के लिए सहमति प्रदान नहीं कर पाता। वही चीजें हैं, लेकिन वहां पर व्यक्ति स्वयं त्याग कर रहा है और यहां पर व्यक्ति भी स्वयं त्याग कर रहा है और सरकार जो है उसकी नागरिकता को स्वतः ही समाप्त मानता है। ठीक है, अब तीसरा आता है वंचित किए जाने पर। वंचित किए जाने पर ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनता है, तो केंद्र सरकार आदेश के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता से वंचित कर सकता है और उसके कुछ आधार बताए गए हैं। ठीक है, जो कि यह है, पहला, उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लिया गया हो लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसने झूठे तथ्यों का सहारा लिया हो और वास्तविकता को छुपा लिया गया हो, है ना, झूठे तथ्यों का प्रयोग किया गया हो, यानी कि गलत प्रमाण दिए गए हो भारत में, उसके मतलब भारत में रहने के लिए उसने गलत प्रमाण दिए हो और अपनी वास्तविकता को छुपाया हो, तब उस व्यक्ति का नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। लेकिन केवल 2 ही
उपबंधों के आधार पर, पहला देशीकरण, दूसरा पंजीकरण। यदि इस आधार पर वह भारत का नागरिक बना है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा व्यक्त करता हो, भारत के संविधान का अपमान करता हो, उसके लिए अनिष्ठा प्रकट करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत सरकार या संविधान के उपबंधों के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तीसरा, किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो और शत्रु देश को अवैध रूप से गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा हो या कोई शत्रु देश के साथ अवैध व्यापार कर रहा हो जो कि राष्ट्र विरोधी हो, यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तब भारत सरकार जो है इस व्यक्ति की नागरिकता उससे छीन सकती है, उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। अगला, नागरिक के रूप में, है ना, पंजीकरण और देशीयकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को यदि किसी 5 वर्षों के मध्य यदि उस व्यक्ति को किसी अन्य देश में 2 वर्षों का कारावास हो जाए, यानी कि पंजीकरण के द्वारा और देशीयकरण के द्वारा वह व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है, नागरिकता लेने के बाद 5 वर्षों के भीतर वह किसी विदेश यात्रा में जाता है और वहां उसे 2 वर्षों का कारावास हो जाता है, यानी कि वह अवैध गतिविधियों में लिप्त है, इसलिए उसे वह कारावास हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हो समाज के लिए हानिकारक हैं और ऐसे व्यक्ति को भारत जो है नागरिकता से वंचित कर सकता है। ठीक है। अब आखिरी आता है नागरिक, वह नागरिक जो सामान्य रूप से भारत से 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो, किसी भी काम के लिए, व्यापार के लिए, या फिर वह भारत में नहीं लौटना चाहता, कोई भी कारण हो, लेकिन वह 7 वर्षों से लगातार देश के बाहर हो, एक बार भी अपने गंतव्य जो भारत है वहां ना आया हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहे तो जो है भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकता है। ठीक है। तो भारत जो नागरिकता अधिनियम है उसमें लगभग 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं, जो कि निम्न प्रकार है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम सबसे पहले आया 1957 में, 55 में तो भारत नागरिकता अधिनियम बना था 1955 में, सबसे पहला संशोधन उसमें किया गया था 57 में, उसके बाद हुआ 1960 में, लेकिन 1960 वाले जो अधिनियम संशोधन है उसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद किया गया 85 में, फिर 86 में, फिर 92 में, फिर 2003, फिर 2005 और सबसे अंतिम और लेटेस्ट जो है 2015 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। चूंकि यह बहुत रिसेंटली हुआ है तो हमें देखना होगा कि 2015 में क्या विशेष था। ठीक है। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में सबसे पहला यह किया गया, जो प्रवासी भारतीयों का जो पंजीकरण का जो कार्य प्रणाली थी उसे उदार और सरल बनाने का प्रयास किया गया, है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से नागरिकता संबंधी जो कानून है प्रवासी भारतीयों के लिए पंजीकरण, है ना, उन्हें सरल और उदार बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है। यह जो अधिनियम है राष्ट्रपति जी द्वारा 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया, है ना। और उसके क्या प्रावधान थे? वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य। पहले क्या था? 7 वर्ष तक, कुछ उपबंधों में 5 था, फिर 7 वर्ष, लेकिन अब क्या कर दिया गया, चूंकि पंजीकरण को और उदार और सरल बनाया गया है इसलिए इस वर्षों की संख्या को घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 1 वर्ष तक उसे अनिवार्य रूप से भारत में रहना हो। और यह भी हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार उसके कार्यों से संतुष्ट हो, उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा व्यापारी है या कोई अच्छा इंसान है, तो इन विशेष परिस्थितियों में, या फिर वो किसी विशेष क्षेत्र से कार्य करने वाला व्यक्ति हो, जैसे विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य और कोई मानव सेवी संस्था से जुड़ा व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति हो, तो इन विशेष परिस्थितियों में उसे इस प्रकार के चीजों से छूट दी जा सकती है। ठीक है। लेकिन उसका लिखित विवरण जो है भारत सरकार दर्ज करेगी। यही बात यहां पर लिखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों का जिसे विशेष परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज करना जरूरी है ना। और इसके बाद ही उन्हें 12 माह के लिए छूट दी जाएगी और अधिकतम
30 दिनों की भिन्न भिन्न अवधि में छूट प्रदान की जा सकती है। मतलब 12 माह के लिए छूट दी जा सकती है, जो कि 1 वर्ष के बराबर ही है, लेकिन 30 दिनों के आधार पर भिन्न भिन्न अंतराल में उनको यह अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में वर्णित। अब क्या बोला गया, भारतीय नागरिकों के ओसीआई, ओवरसीज, जो देश के बाहर, भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहर है ना, तो उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनका भी भारतीय प्रवासी के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था। इसे पहले क्या था, ये पंजीकरण की व्यवस्था जो थी उनके लिए बहुत ही कठिन थी, क्योंकि चूंकि वह बाहर जन्म ले चुके हैं, उन्हें उस देश की नागरिकता मिल चुकी है, तो इस आधार पर भारत का नागरिक वह नहीं बन सकते थे जो नाबालिग बच्चे हैं। लेकिन उनके लिए भी जो है प्रावधान किया गया, इनके नियम को उदार बनाया गया, और 2015 के जो नागरिक संशोधन अधिनियम है उसमें यह प्रावधान किया गया कि उनके बच्चे भी अब भारत की नागरिकता ले सकते हैं, है ना। नाबालिग बच्चे, नहीं तो पहले क्या था, 18 वर्ष के बाद बालिग बच्चे ले सकते थे, लेकिन अब नाबालिग बच्चों के लिए भी कर दिया गया है प्रावधान। ठीक है, अब भारतीय नागरिकों के बच्चे या पोते पोतियां या परपोते परपोतियां को प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण का अधिकार प्राप्त हो गया है। ठीक है, ऐसे भारतीय नागरिक मतलब भारत में रहने वाले कोई भी दादा दादी हो, तो चाहे तो उनके जो पोते परपोती या उनके नाती नातिन हैं, उन सभी को भारत के नागरिक बनने का अधिकार यह जो अधिनियम है वो प्रदान करता है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक जो है ना, उसके पति या पत्नी या किसी भारतीय नागरिकों के पति या पत्नी के प्रवासी भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था। अब होता क्या है, जनरली लोग बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, वहां पर शादी करते हैं किसी विदेशी पत्नी से या किसी विदेशी पति से। तो पहले यह प्रावधान नहीं था कि उस विदेशी व्यक्ति को भी भारत का नागरिक बनने का मौका प्राप्त हो, लेकिन इसमें यह प्रावधान किया गया कि वह विदेशी महिला या युवक या पुरुष भी भारत का नागरिक बन सकता है। तो लेकिन उसकी व्यवस्था केवल पंजीकरण की विधि द्वारा ही की जा सकती है, पंजीकरण द्वारा ही वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये सारे प्रावधान जो हैं किए गए हैं, है ना, भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। अब आप आगे जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा विदेशी निवासियों को कुछ विशेष दर्जे दिए गए हैं। जैसे हमने सुनता है एनआरआई, अभी हमने सुना ओसीआई। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो भारतीय जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त कहते हैं। और हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि इन जो विदेशी हैं, भारतीय मूल के विदेशी, उन्हें भी कुछ सुविधाएं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, इन्हें विशेष दर्जा भी दिया गया है और इसी दर्जे के आधार पर इन्हें नाम भी दिया गया है। सबसे पहला जिसके बारे में हम जानेंगे वह है अनिवासी भारतीय, जिन्हें एनआरआई कहा जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। बेसिकली ये जो अनिवासी भारतीय हैं भारत के नागरिक ही हैं, इनके पास भारत का पासपोर्ट है और इसी आधार पर वह किसी विदेश में जाकर के रोजगार या स्वरोजगार करते हैं। लेकिन इनका जो जाने का बाहर कारण है वो केवल नौकरी या व्यवसाय ही है। वो वहां बसने के लिए नहीं जाते हैं, वहां पर कार्य करने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति लंबे समय तक विदेशों में रहते हैं या अनिश्चित काल, यानी कि बहुत उनके आने की कोई संभावना बनी नहीं रहती कि वो बाहर से इधर आ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को ही भारत सरकार ने अनिवासी भारतीय अर्थात एनआरआई के रूप में दर्जा दिया है। ठीक है, अब इन्हें भारत में भी वही नागरिक सुविधाएं प्राप्त होंगी जो किसी अन्य नागरिक को प्राप्त होती है, क्योंकि वह भारत के नागरिक ही हैं। इन्हें मताधिकार, मत देने का अधिकार प्राप्त है, यह किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्त हो सकते हैं, यह भारत में शिक्षा का अधिकार प्राप्त रख सकते हैं, तथा जिस प्रकार हम अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं उसी प्रकार वो भी भारतीय मुद्रा में यहाँ बैंक अकाउंट खोलने के लिए उन्हें हक है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध है। एनआरआई कुल मिला के भारतीय नागरिक ही हैं जो कि उच्च शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए बाहर विदेश जाते हैं और लंबे समय तक वहां रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी बनाई है या दूसरा वर्ग बनाया है, वह है भारतीय मूल के व्यक्ति, जिन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अब
ऐसा व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत का तो नागरिक रहा हो, लेकिन वर्तमान में किसी और देश के, है ना, अन्य देश की नागरिकता उसने ले ली हो। कुल मिलाकर वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसके पूर्वज या स्वयं वह भारत में रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी भारत सरकार द्वारा कुछ उपबंध बनाए गए हैं, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक, या जो कभी इन देशों के नागरिक रहे हो और अब किसी अन्य देश के नागरिक हो, ऐसे भी भारतीय मूल के व्यक्ति को इस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, जो व्यक्ति इन देशों से किसी और यानी कि भारत मूल का ही व्यक्ति है, लेकिन इन देशों में रहा हो और या फिर इन देशों के बाद किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत में ओसीआई के वर्ग में, है ना, भारतीय मूल के व्यक्ति के वर्ग में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा उपबंध हमारी संसद ने किया है। ठीक है, अब इनके क्या सुविधाएं दी जाती है, जो पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोगों को सुविधाएं दी जाती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे जो पीआईओ कार्ड धारक है, उन्हें 15 वर्षों तक वीजा की आवश्यकता नहीं होती, है ना। ऐसे अनिवासी भारतीय को जो मिलने वाली आर्थिक है, विधिक है और शैक्षणिक सुविधाएं तो उपलब्ध होंगी, किंतु यह किसी भी प्रकार की कृषि संपत्ति या बागान खरीद नहीं सकते। मतलब कुल मिलाकर वो भारत में जमीन नहीं खरीद सकते ऐसे व्यक्ति, जो कि पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, और इन्हें विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार से अनुमति भी लेनी पड़ती है, जैसे पर्वतारोहण करने के लिए, ठीक है, मिशनरी के कार्य करने के लिए, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए। ये कुछ उपबंध है, यदि उन्हें ऐसा करना है तो उन्हें भारतीय सरकार से अनुमति लेनी होती है। ठीक है, अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, पीआईओ कार्ड धारक को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। यदि वह लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहता है, पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति, तब उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल के हैं, उनको मत देने का अधिकार नहीं होता, वह किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, किसी भी लोक योजना यानी कि सरकारी नौकरी में वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें भारत में शिक्षा लेने का अधिकार है, इनको, इनके बच्चों को भारत में शिक्षा लेने का अधिकार है, और साथ ही साथ वह भारत में अन्य की तरह ही भारतीय मुद्रा में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, खाता खुला सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके अधिकारों की बात हो गई। अब तीसरा जो वर्ग है वो उसे कहते हैं भारत के समुद्र पारीय नागरिक, अर्थात ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई, भारत के समुद्र पारीय नागरिक। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान, है ना, भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित अन्य किसी देश, ये दोनों देश तो उसमें शामिल है, भारत यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, यदि चाहे तो भारत सरकार इसमें और भी देशों का नाम जोड़ सकती है। ठीक है, तो इन देशों का नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नागरिक ना हो और ना ही कभी रहा हो, यानी कि पहले भूतपूर्व भी इन देशों का नागरिक ना रहा हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो व्यक्ति दिए गए नियमों को पूरा करते हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे, उन नियमों को पूरा करते हो, उन्हें ही समुद्र पारीय नागरिक का दर्जा प्राप्त होगा। अब क्या होंगे? पहला, संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो या किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित रखता हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, अर्थात देशी रियासतें या ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, वहां रहते हो, है ना, या भारत का नागरिक बनने की अर्हता रखता हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है समुद्र पारीय नागरिक बनने का अधिकार रखता है। ठीक है, यदि उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा, बेटी या पोता, पोती या नाती, नातिन हो। इससे पहले हमने जो पढ़ा एनआरआई, पीआईओ या, है ना, तो ऐसे या समुद्र पारीय नागरिक,
या फिर ये 3 भारतीय नागरिकों की अर्हता रखता हो, उससे संबंधित क्षेत्र में रहता हो, तो इन सभी क्षेत्रों या किसी वर्ग में शामिल कोई व्यक्ति है तो उनके बेटा या बेटी, पोता पोती या नाती या नातिन जो है वह समुद्र पारी नागरिक बनने के हकदार होते हैं। ठीक है। अब इन्हें क्या सुविधाएं भारतीय सरकार द्वारा प्राप्त होती हैं? पहला, इन्हें जीवन पर्यंत वीजा प्राप्त होता है। जीवन पर्यंत भारत आने के लिए उन्हें जीवन पर्यंत आजीवन वीजा प्राप्त रहता है। वह कितनी भी लंबी यात्राएं कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं जैसे पीआईओ में होती है। ठीक है। इन्हें भी वित्तीय, आर्थिक, शैक्षणिक सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन जैसे पीआईओ में था, इन्हें कृषि संपत्ति बनाने की या बागान खरीदने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वो भारत में इस प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकते। इन्हें भी पर्वतारोहण या मिशनरी कार्यों के लिए, किसी प्रकार के अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के लिए भारत सरकार से परमिशन, अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है। अब पंजीकरण के 5 वर्षों के बाद इन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की छूट है, लेकिन उसमें भी इन्हें 1 वर्ष तक भारत में लगातार रहना होगा, है ना। पंजीकरण अर्थात ओसीआई में इनका यदि पंजीकरण होता है तो 5 वर्ष के बाद वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें 1 वर्ष तक भारत में लगातार रहना होगा, तब कहीं जाकर के वह भारत नागरिक बनने के लिए हकदार बनते हैं। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो ओसीआई हैं उन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं है, साथ ही साथ यह संवैधानिक पद पर भी नहीं रह सकते, किंतु इन्हें या इनके परिवारजनों को शिक्षा का अधिकार मिलता है। साथ ही साथ वह भारतीय मुद्रा में भारत में किसी भी बैंक में अकाउंट खुला सकते हैं ताकि वह वित्तीय लेन देन कर सके। ठीक है। अब भारत सरकार द्वारा जो पीआईओ कार्ड धारक योजना है उसे ओसीआई धारकों का दर्जा दे दिया गया। मतलब उस जितने भी कैटेगरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जितने भी वर्ग के व्यक्ति थे उन्हें ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया धारक का दर्जा दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आज के डेट में केवल 2 ही स्थिति है, एक एनआरआई है और एक ओसीआई है। पीआईओ जो है ओसीआई में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह शब्द अभी अभी हम सुन रहे हैं, 3-4 वर्षों से बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, लेकिन यह एनआरसी जो है वह आजादी के बाद ही भारत में लागू हो गया था। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किसी राज्य के विधिक नागरिक, विधिक मतलब वहां जो रहने वाले नागरिक हैं, नागरिक भारत के नागरिक, अवैध रूप से नहीं रहते वैसे लोग, विधिक नागरिकों का एक अभिलेख है। मतलब इसमें उन सभी वैध नागरिकों का नाम होता है जो कि उस क्षेत्र में रहते हैं। अब भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना के बाद ही इसके आंकड़े जारी कर दिए गए थे। ठीक है। लोगों को लगता है ये अभी की बात है, नहीं, यह आजादी के पश्चात ही विधिक रूप से कौन भारत का नागरिक है इसका नाम इस एनआरसी में लिखा गया था, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में लिखा हुआ था। ठीक है। और हाल ही में मतलब 3-4 साल की बात है, आसाम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू किया गया है। अब ये क्यों किया गया है, इसका कारण क्या है? देखिए, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से जब भारत का युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश जब बन रहा था, तो युद्ध के समय बहुत से लोग जो है बांग्लादेश छोड़ करके भारतीय सीमा में आ गए थे, पश्चिम बंगाल में आ गए थे, और ज्यादातर लोग जो है असम के क्षेत्र में जाकर के बस गए थे। ठीक है। अब बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, नया राष्ट्र बन गया, फिर भी यह अवैध प्रवासी जो है भारत छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है भारत में रहने से ही उनका भला है, उन्हें ज्यादा सुविधाएं यहाँ प्राप्त हो रही है, यहाँ का माहौल बाकी देशों से काफी अच्छा है, इसलिए वो यहीं रह गए। अब होता यह है कि आसाम में, है ना, एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में जो जनगणना के बाद होता यह है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, भारतीय नागरिकों के नाम शामिल कर दिए जाते हैं। और चूंकि जो बांग्लादेश से आए लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे तो उनका रजिस्टर में नाम नहीं डाला जाता, लेकिन वो अवैध प्रवासी अब तक वहां बने हुए हैं। और यही कारण है कि जो वहां के मूल निवासी हैं, मूल भारतीय लोग हैं, और इन अवैध प्रवासियों के बीच में संघर्ष चलता रहता है।
और यही कारण है कि भारत सरकार एनआरसी लागू करना चाहती है ताकि यह पहचान पाए कि कौन अवैध रूप से भारत में रह रहा है। यही कारण है एनआरसी का लागू होने का असम में। क्योंकि बाकी देशों में ऐसी कोई दुविधा उत्पन्न नहीं है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, चूंकि वह भी एक सीमाई प्रांत है, लेकिन वहां ऐसी जो दुविधा उत्पन्न नहीं है जैसे कि बांग्लादेश के क्षेत्र में। वहां पर प्रवासी और अप्रवासी दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहता है, इसलिए यह एनआरसी की जरूरत हमें आसाम के क्षेत्र में लागू करने की आवश्यकता पड़ी, यानी कि भारतीय सरकार को। ठीक है, अब आसाम के जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के अनुरूप लागू करने का कार्य जारी है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें नागरिकों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाएगा ताकि यह पता चले कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, अब नागरिकता से संबंधित कुछ विशेष बातें जो कि हमें प्री और मेंस दोनों के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। पहला कि किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने 9 जनवरी को प्रवासी दिवस बनाने का सुझाव दिया, तो वो थे डॉक्टर अनिल सिंघवी। इनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाए। अब 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाए, क्योंकि 9 जनवरी 1915, ये डेट याद रखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका के यात्रा से भारत लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में इस दिवस को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक कारण है। क्या कारण है कि महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उनके वापस आने की इसी उपलक्ष्य में इसे प्रवासी भारतीय दिवस कहा गया। और सबसे पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह 9 से 11 जनवरी 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में मनाया गया था। कहां, नई दिल्ली में। उसका आयोजन किया गया था कहां, नई दिल्ली में, 9 जनवरी से 11 जनवरी 2003 को। तो पहला प्रवासी जो भारतीय दिवस का आयोजन माननीय वाजपेयी जी के कार्यकाल में किया गया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है जिन्हें आप याद रखें तो अच्छा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो भाग 2 में हमने नागरिकता के बारे में सारे उपबंध पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं तो आप बार से बार यानी कि बार बार इन वीडियो को देखें ताकि आप इन्हें अच्छे से आत्मसात कर सकें। ठीक है, तो बच्चों हम मिलते हैं अगली कक्षा के लिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।